भारत के हितों से जुड़ी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करेंगे। आपने सुना होगा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह कहावत आपने इससे पहले कई बार सुनी होगी और इस कहावत का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक चोट लगती है तो फिर वो बहुत संवेदनशील हो जाता है। कूटनीति की दुनिया में आप जापान को एक ऐसा ही देश कह सकते हैं जिसने परमाणु बम की जलन और पीड़ा को सहा है। इसलिए जब भी किसी देश के साथ परमाणु संधि करने की बात आती है तो जापान के लोग, वहां की सरकार और वहां की संसद बहुत भावुक हो जाते हैं। हमने कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा का डीएनए टेस्ट करते हुए ये बात आपको बताई थी कि परमाणु बमों की असहनीय पीड़ा झेलने के बाद भी जापान भारत को परमाणु ऊर्जा देने के लिए तैयार है। जापान ऐसा सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि जापान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। भारत से ही बौद्ध धर्म चीन और कोरिया होते हुए जापान तक पहुंचा था और बौद्ध धर्म ने जापान के लोगों को कई परेशानियों से लड़ने की ताकत दी है। आज जापान और भारत ने ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। भारत जापान के साथ परमाणु करार करने वाला पहला ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर भी भारत के शानदार परमाणु रिकॉर्ड और भारत और जापान की सदियों पुरानी दोस्ती को देखते हुए दोनों देश इस डील को लॉक करने में कामयाब रहे हैं। भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु करार को लेकर पिछले 6 वर्षों से बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से भारत और जापान दोस्ती वाली पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इसलिए आज भारत और जापान की दोस्ती वाली ये बुलेट ट्रेन में न्यूक्लियर डील वाला डिब्बा भी जुड़ गया है। जापान ऐसा 13वां ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु करार किया है। इससे पहले भारत अमेरिका, फ्रांस, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है। साथ ही भारत श्रीलंका, मंगोलिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, नामीबिया और चेक रिपब्लिक के साथ ऐसे ही परमाणु करार कर चुका है। भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता होने के बाद जापान भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेच पाएगा। ये रिएक्टर रेडियो एक्टिव यूरेनियम से बिजली बनाएंगे जिसके बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम पैदा होगा। प्लूटोनियम से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन जापान जानता है कि भारत की दोस्ती का सार है प्राण जाए पर जापान न जाए। इसलिए भारत मानवता को नष्ट करने वाले हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होगा। भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में फिलहाल न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 3% है और भारत इसे बढ़ाकर 25% करना चाहता है। भारत सन 2032 तक कार्बन एमिशन में कमी लाने का वादा कर चुका है और परमाणु ऊर्जा भारत का ये काम आसान कर सकती है क्योंकि परमाणु ऊर्जा को क्लीन एनर्जी का सोर्स माना जाता है। परमाणु डील पर समझौते के अलावा भारत और जापान ने कपड़ा उद्योग में सहयोग, कल्चरल एक्सचेंज और खेलों के क्षेत्र में सहयोग करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत के गुजरात राज्य और जापान के ह्योगो प्रांत के बीच सहयोग बढ़ाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ह्योगो गुजरात के युवाओं को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा देने के लिए गुजरात सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। कुल मिलाकर भारत और जापान के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये समझौते भारत और जापान दोनों को दोस्ती की राह पर आगे बढ़ाएंगे। जापान ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का भी समर्थन किया है। हमने आपको कल भी बताया था कि भारत और जापान की दोस्ती से चीन इस समय तिलमिला रहा है और चीन का मीडिया भारत को लगातार धमकियां भी देने लगा है। चीन जापान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जबकि जापान भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। भारत और जापान की दोस्ती भी एक तरह का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था है और आज डीएनए में हम आपको इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको आज ये भी पता चलेगा कि कैसे भारत, जापान, रूस और अमेरिका मिलकर आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन जाएंगे और तब भारत की मर्जी के बगैर दुनिया में कोई भी कूटनीतिक पत्ता अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। भारत और जापान की दोस्ती में जापान की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और भारत का भरोसा छिपा हुआ है। आपको एशिया की 2 ताकतों के बीच की 100% शुद्ध दोस्ती के बारे में आज पता होना चाहिए।
A Jain Buddhist saying in Japan it says, Igicho Ichie, which means that our every meeting is unique and we must treasure every moment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पर साइन करने के बाद इसी ज़ेन कहावत के साथ अपनी बात शुरू की। इचिगो, इची का मतलब होता है हर मुलाकात अपने आप में अनोखी होती है और हमें इसमें छिपे खजाने को गंवाना नहीं चाहिए। भारत और जापान अपनी दोस्ती के हर लम्हे को खुले दिल से जी लेना चाहते हैं, क्योंकि जापान को भारत की जरूरत है और भारत को जापान की। Signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. Our cooperation in this field will help us combat the challenge of climate change. भारत के साथ असैन्य परमाणु करार करने वाला जापान 13वां देश है, लेकिन इस डील की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले का दर्द सहा है, अपने लोगों की चीखें सुनी है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। भारत जापान के साथ परमाणु करार करने वाला पहला ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच जो अटूट भरोसा है उसने जापान को अपनी परमाणु पीड़ा भूलने पर मजबूर कर दिया है। ただいま日印原子力協定に調印できたことを大変喜ばしく思います。我が国は唯一の被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて国際社会をリードしていく使命を負っています。जापान भारत को न सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर देगा बल्कि न्यूक्लियर ईंधन और तकनीक भी मुहैया कराएगा। जापान भारत की दोस्ती ने चीन को चौंका कर रख दिया है। साउथ चाइना सी पर चीन चाहकर भी अपने पंख नहीं फैला पा रहा और उसकी वजह है इस इलाके में चीन के सामने भारत, अमेरिका और जापान की दोस्ती वाली दीवार। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं हर वर्ष मालाबार युद्धाभ्यास करती हैं। ये चीन को नागवार गुजरता है, लेकिन भारत और जापान साफ कर चुके हैं कि साउथ चाइना सी पर चीन के सारे दावे गैर कानूनी हैं और इन गैर कानूनी दावों को भारत जापान की दोस्ती इस समुद्र में डुबो देगी। मोदी ने जापान के साथ महत्वपूर्ण समझौते करने से पहले जापान के राजा अकिहितो से मुलाकात की। इसके बाद मोदी ने इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम के सीईओ से भी मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और कारोबार में साझेदारी को लेकर कई तरह की बातचीत हुई। मोदी ने यह भी कहा कि वो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। My resolve is to make India the most open economy in the world. The impact of our efforts is being felt and recognized globally. FDI equity inflows have gone up by 52% in last 2 years. भारत को उम्मीद है कि जापान की तकनीक और मशीनें भारत की ऊर्जा और संसाधनों के साथ मिलकर इस दुनिया का नक्शा बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी से भी मुलाकात की। भारत और जापान ने अलग अलग क्षेत्रों में हाथ मिलाकर साफ कर दिया है कि चीन की चेन पुलिंग इस दोस्ती की रफ्तार को कम नहीं कर पाएगी। जापान से परमाणु ऊर्जा हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से कोबी शहर के लिए रवाना होंगे। जापान का हाई स्पीड रेलवे शिंकानसेन सिस्टम के तहत ही मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बना रहा है। इस कॉरिडोर पर जापान की मदद से बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी।
टोक्यो से कोबी के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है। इस यात्रा में उनका साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी देंगे और इस दौरान दोनों देश अपनी दोस्ती वाली बुलेट को विकास की पटरी पर दौड़ाने का मजबूत खाका खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती बहुत पुरानी है। शिंजो आबे ट्विटर पर सिर्फ 13 लोगों को फॉलो करते हैं और नरेंद्र मोदी उनमें से एक हैं। नरेंद्र मोदी भी शिंजो आबे को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, यानी चाहे सोशल मीडिया हो या कूटनीति का मैदान, ये दोनों नेता हमेशा एक दूसरे पर नजर रखते हैं और हर मौके पर एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं। भारत और जापान के बीच हुआ परमाणु समझौता दो दोस्तों के बीच के अटूट रिश्ते की मिसाल है। भारत दिल से चाहता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनसे भारत की दोस्ती हो और सभी देश विकास के रास्ते पर मिलकर चलें। लेकिन कूटनीति की दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होते हैं और ये दुश्मन अक्सर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आपके निजी जीवन में भी ऐसा ही होता होगा। और ऐसे ही एक दुश्मन का नाम है पाकिस्तान, जो भारत को दर्द देने की कोशिश में लगा रहता है। भारत ने जापान के साथ परमाणु करार किया है, लेकिन सच ये है कि परमाणु शब्द सुनते ही ज्यादातर देशों की शांति भंग हो जाती है। पाकिस्तान ने जब से परमाणु हथियार हासिल किए हैं तब से लेकर अब तक वो एक जिम्मेदार देश बनने की बजाय एक ऐसे देश में तब्दील हो चुका है जिस पर हर वक्त परमाणु बम का नशा हावी रहता है। लेकिन भारत पाकिस्तान जैसे देशों को उनकी हैसियत बताना अच्छी तरह जानता है। भारत ने जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया था तो उस प्रोजेक्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक हैं और इसीलिए भारत परमाणु ताकत का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करना चाहता है। भारत ने मुस्कुराते हुए जापान के साथ असैन्य परमाणु करार किया है, लेकिन पाकिस्तान को भी उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। भारत और जापान के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर साइन होने से कुछ घंटे पहले भारत के रक्षा मंत्री ने भारत की परमाणु नीति पर एक निजी विचार देश के सामने रखा था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी देश की ताकत को कम करती है। पर्रिकर ने यह भी कहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की जगह पॉलिसी यह होनी चाहिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा। हमें लगता है कि यह भारत का कूटनीतिक माइंड गेम है, जिसमें एक तरफ परमाणु शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्वक करने वाली सोच है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भारत का संदेश यह है कि हमारे पास परमाणु हथियार वाला निजी विचार भी मौजूद है। अब हम देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के उस निजी विचार का विश्लेषण करेंगे जिसने पाकिस्तान को गहरी चिंता में डाल दिया है। मनोहर पर्रिकर के इस निजी विचार को आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि परमाणु हथियारों के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से देश की ताकत कमजोर होती है। उन्होंने इसे अपना निजी विचार बताते हुए कहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की जगह पॉलिसी ये होनी चाहिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल गैर जिम्मेदारी से नहीं किया जाएगा। पर्रिकर ने कहा है कि अगर आपका पड़ोसी आप पर हमला कर दे तो आपके पास उस वक्त रूल बुक खोलकर पढ़ने का वक्त नहीं होगा। हमें लगता है कि देश के रक्षा मंत्री के इस निजी बयान और विचार में पाकिस्तान की नींद उड़ाने की पूरी क्षमता है, पूरी ताकत है। इसलिए हम इस बयान का आज एक गहरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। आप अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से इस शब्द को कई बार सुन चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे। यह शब्द क्यों चर्चा में है और क्यों इस शब्द का गहरा रिश्ता भारत से है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है और एक राजनीतिक सच्चाई भी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाना जिनसे पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाए, यानी जो ताकतवर है वो कमजोर हो जाए और जो कमजोर है उसकी ताकत बढ़ जाए। और इस नई विश्व व्यवस्था में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है, यानी दुनिया की जो व्यवस्था है वो अब पहले के मुकाबले बदल जाएगी, पहले से अलग हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा और कैसे होगा, ये समझने के लिए आपको अमेरिका चलना होगा। अमेरिका के अरबपति कारोबारी
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ट्रंप के कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका में विदेश मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका का विदेश मंत्री इतना ताकतवर होता है कि उसे राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 माना जाता है। ट्रंप के कैबिनेट में विदेश मंत्री के तौर पर जिनका नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है वो है अमेरिका के रिपब्लिकन नेता न्यूट गिंगरिच। न्यूट गिंगरिच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी पसंद करते हैं और कई मौकों पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। गिंगरिच तो यहां तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, दोनों के बीच खूब जमेगी। अमेरिका का विदेश मंत्री बनने की दौड़ में दूसरा बड़ा नाम है सेनेटर बॉब कॉर्कर का। बॉब कॉर्कर अमेरिका की कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस के चेयरमैन हैं। बॉब कॉर्कर ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 विमान देने का विरोध किया था और साफ साफ कहा था कि अमेरिका की जनता के टैक्स से पाकिस्तान जैसे देशों की मदद नहीं होनी चाहिए। बॉब कॉर्कर ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी की क्लास लगाते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक दोहरे चरित्र वाला देश है और अमेरिका को उसकी मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यानी बॉब कॉर्कर या न्यूट गिंगरिच, इन दोनों में से चाहे कोई भी अमेरिका का विदेश मंत्री बने, इसमें फायदा भारत का ही होने वाला है। पाकिस्तान के कूटनीतिक कैलेंडर में अभी कई काले दिन आने वाले हैं क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री ने अपने निजी विचारों से पाकिस्तान की न्यूक्लियर योजनाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और अमेरिका में नए कैबिनेट मंत्री पाकिस्तान को उसकी असली जगह बताने वाले हैं। अमेरिका का नया कैबिनेट पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी कमजोर कर सकता है, जिससे भारत की ताकत बढ़ेगी और भारत नई विश्व व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण देश बन जाएगा। परमाणु बमों को लेकर पाकिस्तान के हजारों अजीबोगरीब बयानों का जवाब भारत ने एक बार में दे दिया है। देश के रक्षा मंत्री के निजी विचार ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मनोहर पर्रिकर ने निजी तौर पर माना है कि न्यूक्लियर पॉलिसी से बंध जाने की बजाय जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। परमाणु विस्फोट की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान को डरा रही हैं। Signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. पाकिस्तान के डर की वजह जापान और भारत के बीच न्यूक्लियर डील से ज्यादा देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का ये बयान है। If a written down strategy exists or you take a stand really on a nuclear aspect, I think you are actually giving away your strength in nuclear. Nuclear concept, why a lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself? बॉर्डर पर पाकिस्तान पार से दिन रात हो रही गोलीबारी के बीच मनोहर पर्रिकर ने अपने इस बयान को निजी बयान बताया है, लेकिन पाकिस्तान इस बयान को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि अब तक पाकिस्तान इसी गलतफहमी में जी रहा है कि युद्ध के हालात में भी भारत पहले पाकिस्तान पर परमाणु हमला नहीं करेगा। This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says that nuclear doctrine has changed. As an individual, I get feeling sometimes. Why do I say that I'm not going to use it first? I'm not saying that you have to use it first just because you don't decide that you don't use it first. भारत ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर अपने परमाणु एजेंडे में नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई। 1998 में वाजपेयी सरकार ने नो फर्स्ट यूज नीति के तहत दुनिया को यह भरोसा दिलाया कि भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। लेकिन जब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क हो तो भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति को बदलने की जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लगने का बड़ा खतरा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कई बार भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे चुकी है। अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ,
हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है वो के मुतल्लक जो है वो ख़तरनाक हुए, तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करें। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, मिसाइल ताकत हैं, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से दी गई ये परमाणु धमकियां सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की परमाणु धमकी वाली बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। I used to get threat from my neighbor, defense minister from the neighboring country, every 4-5 days that they are going to use tactical nuclear weapon if they are threatened. The day surgical strike happened, no threat has come again. रक्षा मंत्रालय ने मनोहर पर्रिकर के परमाणु वाले बयान को उनका निजी बयान बताया और खुद पर्रिकर ने भी अपने बयान को निजी बताया था, लेकिन विपक्ष के लिए पर्रिकर का यह निजी बयान बर्दाश्त से बाहर है। ये भारत के रक्षा मंत्री हैं कि किसी नाटक कंपनी में कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं। नो फर्स्ट यूज जैसे संवेदनशील मामले के ऊपर क्या भारत के रक्षा मंत्री की निजी सार्वजनिक राय होनी चाहिए? ये बयान जो उन्होंने दिया कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकती है भारत, इसका एक बहुत बड़ा और गंभीर परिणाम होने वाला है पूरे दुनिया में। विपक्ष चाहे जो भी कहें, लेकिन सच ये है कि देश के कैबिनेट मंत्री के इस निजी विचार को जल्द ही अमेरिका के नए कैबिनेट मंत्रियों का साथ भी मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की संभावित कैबिनेट में कई चेहरे ऐसे होंगे जो पूरी तरह से पाकिस्तान विरोधी हैं। अमेरिका का नया विदेश मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे बॉब कॉरकर न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करते रहे हैं, बल्कि बॉब कॉरकर ने ही सबसे पहले ओबामा प्रशासन को साफ कर दिया था कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी जनता के टैक्स से F-16 विमान नहीं देगा। Blatant duplicity, where they continue to support the Taliban, the Haqqani network, and give safe haven to Al-Qaeda. Most of us have been to the Waziristan and seen the tremendous amount of taxpayer money that's gone into changing the context of those areas, but they continue to give them safe haven. So recently they've... विदेश मंत्री बनने की दौड़ में जो दूसरा नाम सबसे आगे है वो है न्यूट गिंगरिच का। रिपब्लिकन पार्टी के न्यूट गिंगरिच आज से नहीं बल्कि वर्षों से मोदी के मुरीद हैं। मोदी से गिंगरिच की जान पहचान उस वक्त से है जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। गिंगरिच कह चुके हैं कि ट्रंप और मोदी एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद करेंगे। अब बात अमेरिका के संभावित रक्षा मंत्री की। दौड़ में सबसे आगे नाम चल रहा है जेफ सेशंस का। जेफ सेशंस ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को लेकर कभी कोई बड़ा बयान तो नहीं दिया, लेकिन वो ये जरूर कह चुके हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान जैसे देशों से आने वाले लोगों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये देश अपने लोगों को आतंकी बनाने का काम करते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पद के लिए दौड़ में दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी माइकल फ्लिन। माइकल फ्लिन अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और वो या तो रक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार। फ्लिन साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान डबल गेम करने वाला एक देश है और पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कभी ईमानदारी से काम नहीं किया है। I would say that this double game, really what it has to do with is the national security interests of the government of Pakistan have never been aligned as clearly as they need to be with the national security interests of the United States. And I think that the double game really comes down to what I would describe as selfish self-interests of each nation. ये अमेरिका की भविष्य की कैबिनेट के नेताओं के शुद्ध अमेरिकी विचार हैं और इन विचारों से सिर्फ एक बात समझी जा सकती है कि पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।